हेलो एवरीवन, मैं हूं ज्योति और आप मुझे देख रहे हैं जॉब एस्पायर हब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं ओएनजीसी की तरफ से रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है फॉर द मल्टीपल पोजीशंस। काफी सारी पोजीशन जो है यहाँ पे रिलीज की गई हैं और बहुत से अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल भी होने वाले हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है इन केस अगर आप इस टाइप की फील्ड में जो है अपना जॉब करियर एक तरीके से बनाना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, जिसका लिंक मैं ऑब्वियसली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाला है, दैट इज इन इंजीनियरिंग एंड जियो साइंस डिसिप्लिन एट E1 लेवल थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का लिंक है, यानी कि जब आप अप्लाई करेंगे तो इस रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है इस पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे, इस पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपको एडवर्टीजमेंट को डिटेल में पढ़ना है तो सेकेंड वाली लिंक पे क्लिक कीजिए। सिलेबस को डिटेल में डाउनलोड करना है तो इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, क्या क्या सिलेबस आएगा। मेडिकल, क्योंकि इसमें मेडिकल टेस्ट भी होगा एक तरीके से, तो मेडिकल फिटनेस रिक्वायरमेंट क्या क्या रहने वाली है उसको भी आप एक बार चेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको पहले ही पता है कि आप मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे अगर आपके साथ कुछ ऐसा हेल्थ इश्यू है तो फिर आपको स्टार्टिंग के प्रोसेस पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एक बार मेडिकल फिटनेस को भी जरूर एक तरीके से अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। फिर अगर मान लीजिए अगर आपको ओबीसी सर्टिफिकेट के फॉर्मेट के बारे में जानना है, या ST SC सर्टिफिकेट फॉर्मेट के बारे में जानना है, या फिर EWS या PWBD के एक तरीके से सर्टिफिकेट के फॉर्मेट के बारे में जानना है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी प्लीज रजिस्टर योर क्वेरी। अगर आपको फॉर्म भरते टाइम या पहले कुछ इशू आता है तो इस पर्टिकुलर वेब यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके जो है आप अपनी क्वेरी को रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए, अब मैंने क्या किया है, ये डिटेल एडवर्टीजमेंट पे क्लिक किया है। डिटेल एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ऑब्वियसली इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद जो है आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। चलिए समझते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, ताकि वन बाय वन जो है हम चीजों को देख सके और समझ सके कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज द रिक्रूटमेंट इन इंजीनियरिंग एंड जियो साइंस डिसिप्लिन एट E1 लेवल थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो ओएनजीसी के बारे में बात करें, क्योंकि इन्हीं का रिक्रूटमेंट है, तो ओएनजीसी इज अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एंड इंडियाज लीडिंग क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी। आई होप ये बात आप सभी को पता होगी कि ओएनजीसी के बारे में हम बात करते हैं, जो कच्चे तेल होते हैं, क्रूड ऑयल हो गया और नेचुरल गैस जो हो गया, उससे रिलेटेड ये एक अच्छी खासी लीडिंग कंपनी है, जिन्होंने एप्लीकेशन इनवाइट किया है फॉर द वैकेंसी इन द क्लास 1 एग्जीक्यूटिव पोजीशन। ठीक है, तो क्लास 1 एग्जीक्यूटिव पोजीशन, जिसको कि हम E1 लेवल कहते हैं, इसके लिए इन्होंने मल्टीपल वैकेंसी रिलीज की है। और ये वैकेंसी मेनली इंजीनियरिंग एंड जियो साइंस डिसिप्लिन की कैटेगरी में रिलीज की गई है। और अगर कंपनसेशन पैकेज की बात करें, द पोजीशन कैरी द बेस्ट इन द इंडस्ट्री कंपनसेशन पैकेज अप्रॉक्स ₹25 लाख CTC अपार्ट फ्रॉम एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और यहाँ पे काम करने पे जैसे कि इन्होंने अप्रोक्सीमेट पैकेज बताया है कि लगभग 25 लाख तक CTC यहाँ पे देखी जा सकती है, और आपको अपने करियर को ग्रो करने का, डेवलप और खुद के अंदर एक तरीके से आप कह सकते हो एक्सपीरियंस डेवलप करने का अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे बहुत अच्छा खासा मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि इस टाइप के फील्ड में काम करना चाहते हैं तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। चलिए वन बाय वन बाकी सब चीजों को देख लेते हैं, जैसे कि पे स्केल कितना रहेगा, इमोल्यूमेंट्स कितना रहेगा, और अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलेंगे। तो पोस्ट का जो लेवल है वो रहने वाला है E1, जो कि ऑलरेडी बताया जा चुका है। बेसिक पे जो है आपको वो 60,000 से लेके 1,80,000 तक मिल सकता है। तो वही बोला है, बिसाइड द बेसिक पे, जो कि ये रहने वाला है, एन एनुअल इंक्रीमेंट एट द रेट ऑफ 3%। और एनुअली जो है इसमें इंक्रीमेंट आपको 3% का देखने को मिल सकता है। द एम्प्लॉय इज इंटाइटल्ड टू अलाउंस एट 35% ऑफ बेसिक पे अंडर द कैफेटेरिया अप्रोच, डियरनेस अलाउंस, HRA, कंपनी एकोमोडेशन। यानी यहाँ पे बताए गए हैं कि और क्या क्या जो है आपको अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी और क्या क्या यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं सैलरी भी काफी बढ़िया है, और साथ ही साथ जो अलावेंस एंड बेनिफिट मिल रहा है वो भी बहुत अच्छा है। जैसे कि इसमें आपको मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी, ठीक है,
इसके अलावा मेंटेनेंस के लिए आपको दिया जाएगा। तो ये सारे बहुत अच्छी एक तरीके से आप बोल सकते हो फैसिलिटीज इसमें इंक्लूड कर दी गई है। अब बात करते हैं पोस्ट की। ठीक है, ये तो सैलरी की बात हो गई। अब पोस्ट के डिटेल के बारे में समझ लेते हैं, तो इसको जरा सा ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे कि मेंशन है द डिटेल ऑफ पोस्ट एंड मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो मान लीजिए कि पोस्ट जो है अगर जियो साइंस डिसिप्लिन से है और पोस्ट का नाम है जियोलॉजिस्ट, तो उस केस में एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए वो यहाँ पे मेंशन है। जैसे कि जियोलॉजिस्ट के पोस्ट के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जो है जियोलॉजी में होना चाहिए विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स, या फिर आपके पास एमएससी या एमटेक होना चाहिए दैट इज इन पेट्रोलियम जियो साइंस विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स। जिस डोमेन से आपका सीबीटी एग्जामिनेशन यहाँ लिया जाएगा, क्योंकि इसमें एक तरीके से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा एक, उसमें पास होने के बाद उसके बाद इंटरव्यू राउंड क्लियर करने के बाद ही जो है और देन इंटरव्यू राउंड क्लियर करने के बाद मतलब कि सबसे पहले जो है आपका सीबीटी मोड में एग्जाम होगा। उसके बाद जो इसको पास करेगा उसका एक इंटरव्यू कम ग्रुप डिस्कशन जीडी होगा, एंड देन आपका यहाँ पे जो है मेडिकल होगा। ये तीनों लेवल को जो क्रॉस करेंगे उन्हीं का जो है एक तरीके से फाइनल सिलेक्शन कंसिडर किया जाएगा, और तब जाके ये जो फैसिलिटीज है सैलरीज है तब जाके आप इनका एक तरीके से फायदा उठा पाएंगे। तो अगर जियोलॉजिस्ट के पोस्ट की बात की जाए तो टोटल पोस्ट जो है यहाँ पे 5 दिए गए हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, अनरिजर्व के लिए 3, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे पोस्ट आपको 1 बाय 1 बताते चलूंगी। और ऑफ कोर्स अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो आपको एक बार तो इसको डिटेल में जरूर पढ़ना पड़ेगा इस पीडीएफ को। इसके अलावा जियोलॉजिस्ट के पोस्ट के लिए और भी यहाँ पे क्राइटेरिया है सिलेक्शन के लिए, जैसे कि अगर आपका एमएससी या एमटेक है इन पेट्रोलियम जियोलॉजी 60% मार्क्स के साथ तो भी आप एलिजिबल हैं, या फिर आपका एमटेक इन जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी है विद 60% मार्क्स तो भी आप एलिजिबल हैं। कमिंग टू द सेकेंड पोस्ट। ठीक है, सेकेंड पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर रहने वाला है जियो फिजिसिस्ट का, जो कि यहाँ पे सरफेस के लिए रहने वाला है। ये है दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जियो फिजिक्स जिसमें कि 60% मार्क्स होना चाहिए, या फिर एमटेक इन जियो फिजिकल टेक्नोलॉजी विद 60% मार्क्स। आपका जो सीबीटी का पेपर होगा वो जियो फिजिक्स डिपार्टमेंट का से रिलेटेड होगा, और टोटल पोस्ट यहाँ पे 3 दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे कि इसके अलावा ये वाला भी कैटेगरी दिया गया है फॉर द क्राइटेरिया कि हाँ अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है इन फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स विथ 60% मार्क्स, तो आपका जो पेपर होगा वो फिजिक्स रिलेटेड होगा, लेकिन आप जो है दैट इज जियो फिजिसिस्ट के पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगेन आपका भी जो टोटल यहाँ पे वैकेंसी होगा वो 3 ही होगा। तो यानी कि यहाँ पे जो दिया गया है इनके अलावा ये भी क्राइटेरिया जो है वो सेकेंड नंबर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाता है, लेकिन इनका पेपर जो है फिजिक्स रिलेटेड होगा जो सीबीटी पेपर होगा, और इन दोनों के लिए जो है जियो फिजिक्स रिलेटेड होगा। ठीक है, चलिए अब थर्ड यहाँ पे थर्ड पोस्ट का समझ लेते हैं। थर्ड पोस्ट में जैसे कि यहाँ पर दिया गया है जियो फिजिसिस्ट वेल्स, जिसमें कि अगेन यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगा है इन जियो फिजिक्स विद 60% मार्क्स, या फिर एमटेक होना चाहिए जियो फिजिकल टेक्नोलॉजी में विद 60% मार्क्स। ऐसे केस में उन बच्चों का पेपर जो है जियो फिजिक्स रिलेटेड होगा जो सीबीटी मोड का पेपर होगा, या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो सकता है फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें कि 60% आपके पास मार्क्स होने चाहिए, आपका पेपर फिजिक्स रिलेटेड होगा। टोटल पोस्ट जो है यहाँ पे दैट इज 2 दी गई है। ठीक है, इस तरीके से अभी तक जो हमने पोस्ट देखा उसमें टोटल जो आपका पोस्ट था दैट इज टोटल 10 था। कमिंग टू द नेक्स्ट इंजीनियरिंग डिग्री के बारे में बात कर लेते हैं। अभी तो पूरा का पूरा जियो साइंस के बारे में बात कर रहे थे, अब इंजीनियरिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें पहला पोस्ट है AEE दैट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैकेनिकल। इस केस में जो है आपका ग्रेजुएट डिग्री चाहिए दैट इज इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स, और आपका पेपर जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड होगा। टोटल जो पोस्ट होगी वो होगी 11। इसके अलावा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पेट्रोलियम जिसमें कि ग्रेजुएट डिग्री चाहिए इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग या फिर अप्लाइड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स, और आपका पेपर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग रिलेटेड रहेगा। टोटल मार्क्स जो है आई मीन टू से टोटल सीट यहाँ पे 19 होगी। फिर केमिकल डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं, दैट इज ग्रेजुएट डिग्री चाहिए दैट इज इन केमिकल इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स, पेपर केमिकल इंजीनियरिंग बेस्ड होगा। टोटल वैकेंसी 23 है। फिर ड्रिलिंग दैट इज मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं यहाँ पे, एनी ग्रेजुएट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स, और आपका पेपर मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड होगा। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 23 दी गई है। कमिंग टू द नेक्स्ट पोस्ट दैट इज इन इंजीनियरिंग कैटेगरी।
यहाँ पे अगेन ड्रिलिंग डिपार्टमेंट दैट इज पेट्रोलियम में जो है यहाँ पे ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए दैट इज इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स। पेपर आपका पेट्रोलियम इंजीनियरिंग बेस्ड होगा। टोटल यहाँ पे वैकेंसी 6 है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे ग्रेजुएट डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स और पेपर आएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड। टोटल वैकेंसी 6 है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की बात की गई है जिसमें ग्रेजुएट डिग्री चाहिए दैट इज इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स और पेपर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ही आएगा। टोटल यहाँ पे जो सीट दी गई है वो है 10। इस तरीके से देखा जाए तो जो ग्रैंड टोटल होता है जितने भी पोस्ट की हमने बात की है वो पूरे के पूरे पोस्ट में जो है 108 यहाँ पे पोस्ट है जिसमें से 98 जो है यहाँ पे इंजीनियरिंग फील्ड रिलेटेड थी और जो 10 पोस्ट थी वो थी जियो साइंस रिलेटेड। इससे इसको पूरा मिला के जो है 108 जो है यहाँ पे आपके सामने पोस्ट चला आता है। ठीक है, तो टोटल 108 यहाँ पे पोस्ट आपको दिए गए हैं। तो इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आपकी जिस डिपार्टमेंट में दैट इज इंजीनियरिंग में या जियो साइंस बैकग्राउंड में जिस भी डिपार्टमेंट में आपका एक तरीके से एलिजिबिलिटी होता है उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर AEE के बारे में बात करें तो इट इज दी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो E1 कैटेगरी के लिए तो है ही दैट इज, उसके अलावा AEE के लिए भी है जो कि असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पोस्ट के लिए। ओके, अब अगर बाकी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सी चीजें दी गई हैं। जैसे कि मैंने कहा आपको ये PDF एक बार रीड जरूर करना पड़ेगा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। जो मेन बातें हैं, जो मेन चीजें हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ। अगर मान लीजिए आपका मतलब CGPA, OGPA, CPI, DGPA इस टाइप में जो है मार्क्स है तो आपको जो है इक्विवेलेंट परसेंटेज को कन्वर्ट करने का तरीका एक तरीके से अपलोड करना होगा। जो भी क्वालिफिकेशन है, अगर मान लीजिए आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं तो आप भी इसमें एक तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका परसेंटेज या मार्क्स जो है सेटिस्फाई होना चाहिए जैसा कि इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन किया है कि हाँ 60% मार्क्स चाहिए ही चाहिए और वो आपको प्रेजेंट करना होगा इन्हें दैट इज बिफोर 31 जुलाई 2025। ठीक है, इससे पहले आपको उन्हें दे देना होगा अगर आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी हो सकता है लेकिन डिपार्टमेंट सेम रहेगा जो उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन किया है। अब जरा सा हम यहाँ पे जो है एज लिमिट देख लेते हैं। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो देखिए अगेन बहुत सारा वेरिएशन यहाँ पे दिया गया है, पोस्ट वाइज भी दिया गया है। ठीक है, तो अगर मैं मैक्सिमम एज लिमिट की बात करूं फॉर द पोस्ट ऑफ AEE फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ड्रिलिंग, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट तो आप देख सकते हैं EWS एंड अनरिजर्व के लिए है 26 ईयर, OBC के लिए है 29, SC/ST के लिए है 31, PWBD जनरल के लिए जो है जनरल EWS के लिए 36, OBC के लिए 39, SC/ST के लिए 41 और एक्स सर्विसमैन फ्रॉम जनरल EWS के लिए है 31, OBC के लिए है 31, SC/ST के लिए है 31। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो है यहाँ पर देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी ONGC रूल उनके ऊपर अप्लाई होगा। कमिंग टू दी मैक्स एज लिमिट फॉर द पोस्ट ऑफ जियोलॉजिस्ट, जियोफिजिसिस्ट एंड जियोफिजिसिस्ट सरफेस एंड वेल्स। ठीक है, तो इन पोजीशन के लिए भी सेम दैट इज अनरिजर्व EWS के लिए 27, OBC NCL के लिए 30, SC/ST के लिए 32, PWBD जनरल के लिए जो है 37, OBC के लिए 40, SC/ST के लिए 42। कमिंग टू दी एक्स सर्विसमैन जनरल EWS 32, OBC 32 एंड SC/ST 32। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रख लीजिएगा, एज लिमिट को ध्यान में रखकर तब आपको अप्लाई करना है। बाकी यहाँ पे आप पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो एलिजिबल कैंडिडेट जो है उनको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे यानी कि CBT मोड में आपका एग्जाम होगा जिसमें कि 4 सेक्शन होंगे। जनरल अवेयरनेस, कंसर्न सब्जेक्ट यानी जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से टोटल 4 सेक्शन में जो है आपका पेपर डिवाइड होगा। टोटल जो ड्यूरेशन होगा इसका दैट इज 2 आवर्स का होगा जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, CBT स्कोर जो है उसको कंसीडर किया जाएगा ONGC के द्वारा ताकि वो स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट कर सके कि हाँ वो सेलेक्ट हुए हैं या नहीं। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को जो है ग्रुप डिस्कशन के लिए डाला जा सकता है और फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो इस बेसिस पे होगा कि आपका CBT स्कोर कितना रहा है या फिर आपका ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू में जो है स्कोर कितना रहा है। तो अगर इस टाइप से अगर हम देखते हैं तो CBT स्कोर जो है आपका 85 मार्क्स का होगा और इंटरव्यू जो है वो 15 मार्क्स का कंसीडर किया जाएगा। इस तरीके से टोटल जो आपका इवैल्यूएशन वेटेज होगा वो होगा 100 मार्क्स का, यानी जो आपको टोटल नंबर दिए जाएंगे सिलेक्शन के लिए वो होंगे 100 में से। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स की तो टू क्वालिफाई द CBT जनरल EWS एंड OBC मिनिमम 40 मार्क्स इज रिक्वायर्ड। यानी कि अगर आप CBT एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं और आप जनरल
EWS कैटेगरी एंड OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो इन दैट केस आपको CBT में जो है 40 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, यानी 40% ऑफ 100, यानी कि लगभग 40 नंबर आपको स्कोर करने ही पड़ेंगे आउट ऑफ 100। और अगर आप इन केस अगर, सॉरी मैंने यहाँ उल्टा बोल दिया, जनरल EWS OBC के लिए जो है 45 मार्क्स है, नॉट 40 मार्क्स, 45 मार्क्स है। और जो रेस्ट कैटेगरी है लाइक SC ST PWD, इनके लिए जो है यहाँ पे 40 मार्क्स रखे गए हैं। तो अगर 45 की बात करते हैं यहाँ पे, तो खाली अगर हम बात करें तो 100 की बात नहीं है, खाली CBT है तो CBT 85 का होगा, ठीक है। तो आपको 85 का 45% देखना होगा। और यहाँ पे दूसरे कैटेगरी के लिए जो है 85 का 40% देखना होगा। पहले मैंने गलत बोल दिया कि 100 का देखना होगा, क्योंकि 100 तो पूरा पेपर नहीं है ना, CBT पेपर तो सिर्फ 85 का है, 15 नंबर वहां पे इंटरव्यू का एडेड है, राइट। तो यहाँ पे CBT को क्वालिफाई करने की बात हो रही, तो टोटल मार्क्स तो 85 है, तो 85 का आपको 45 एंड 40% देखना होगा। अगर आप जनरल EWS एंड OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 45% स्कोर करना होगा, 45% ऑफ 85 नंबर। और अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से हैं तो आपको 40% मार्क्स स्कोर करना होगा, 40% ऑफ 85, ठीक है। अब अगर बात करते हैं इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू को क्वालिफाई करने का तरीका क्या है कि अगर आप जनरल EWS और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एटलीस्ट आपको 60% मार्क्स स्कोर करना होगा ऑफ इंटरव्यू। 60% ऑफ व्हाट? 60% ऑफ 15 नंबर, यानी 15 नंबर का 60% आपको स्कोर करना होगा अगर आप EWS जनरल और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो 60% 15 नंबर का कितना होता है? जो कि होता है लगभग 9 मार्क्स। यानी कि अगर आप EWS जनरल OBC कैटेगरी से हैं तो आपको इंटरव्यू में 15 में से एटलीस्ट 9 नंबर मिलने ही चाहिए। और अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से हैं तो आपको मिनिमम 40 मार्क्स स्कोर करना होगा फॉर द इंटरव्यू, जो कि होता है 6 मार्क्स आउट ऑफ 15, ठीक है। तो बाकी कैटेगरी के लिए 6 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा आउट ऑफ 15 फॉर द इंटरव्यू पर्पज। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे रफली कैलकुलेशन देखें तो यहाँ पे दो कैलकुलेशन है कि 85 में से एक केस है 45% स्कोर करना और दूसरा केस है 40% स्कोर करना। 45 कौन करेगा? जनरल वाले करेंगे, EWS वाले करेंगे एंड OBC वाले करेंगे। और इससे कौन करेगा? दैट इज SC ST PWD वाले करेंगे। 15 मार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो 15 का भी दो केस है यहाँ पर। दैट इज आपको 15 में से जो है 9 नंबर तो एटलीस्ट स्कोर करना होगा अगर आप जनरल EWS एंड OBC कैटेगरी से है तो, और आपको एटलीस्ट 6 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से है तो। ये है पूरा क्राइटेरिया, और पूरा जो स्कोरिंग होगा वो पूरा आपका 100 में से स्कोरिंग देखा जाएगा कि हाँ फाइनल आपने कितना लिया है। कैंडिडेट हु क्वालिफाई द इंटरव्यू शैल बी इन द मेरिट लिस्ट, यानी जो स्टूडेंट एक तरीके से क्वालिफाई कर जाएंगे इन दोनों राउंड को, उनका जो नाम है वो मेरिट लिस्ट में एक तरीके से इशू कर दिया जाएगा। ध्यान रहे, जो अपॉइंटमेंट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी सब्जेक्टेड टू देयर पासिंग दी कंपनीज मेडिकल एग्जामिनेशन। तो आपको फाइनल एक और राउंड कंप्लीट करना पड़ता है कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। उस मेडिकल एग्जामिनेशन में भी सब कुछ ठीक निकला तब जाके आपको फाइनली अपॉइंट किया जाता है। अब मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या चीजें कितनी रहनी चाहिए वही मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि वहां पे आप देख सकते हैं कि मेडिकल फिटनेस की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। अगर आप अभी से ही अनफिट हैं तो इतने सारे झमेले करने की जरूरत नहीं है, आप मतलब कि अप्लाई ना करें तो अच्छा है अगर आप पहले से ही मेडिकली अनफिट हैं तो। लेकिन अगर आप मेडिकली फिट हैं तब तो आपको ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट ये रही जहां पे आपको सारा का सारा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, अब CBT मोड में जो एग्जाम होगा उसका फॉर्मेट क्या रहेगा इसके बारे में चलिए समझ लेते हैं। तो फॉर्मेट की बात करते हैं तो जो पेपर होगा उसमें मैकेनिकल, केमिकल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिकल, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स या फिजिक्स, जिस भी डिपार्टमेंट से आपने अप्लाई किया है अपने डिपार्टमेंटल रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो 40 मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन 10 मिलेंगे, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन 25 मिलेंगे और इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन आपको 10 मिलेंगे। इस तरीके से करके टोटल 85 क्वेश्चन होंगे जो कि आपको MCQ फॉर्म में मिलेंगे और वो आपको 2 घंटे में सॉल्व करना होगा, ठीक है। ये रहा आपका फॉर्मेट एग्जाम का, और सेक्शन वाइज भी डिवाइड कर दिया है। इसके अलावा CBT एग्जाम के लिए सेंटर्स देख लीजिए कौन कौन से सेंटर हैं यहाँ पर, ताकि आपको आइडिया लगे कि हाँ सिर्फ इतने ही सेंटर में एग्जाम होंगे। और अगर आप इसके लिए भरते हो और आपका सेंटर यहाँ पे नहीं है तो आपको अपने आसपास के किसी सेंटर में जो है जाकर ये एग्जाम देना होगा और फॉर्म में भी उसी सेंटर का नाम भरना होगा। तो ये आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं कि कौन कौन से सेंटर हैं और क्या आप जिस सिटी में रहते हो वो सिटी यहाँ पे मेंशन है या नहीं। नहीं मेंशन है तो अपनी पड़ोस की सिटी जो सबसे आसपास पड़ती है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं।
इसके अलावा जैसे कि बोला है, जो एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उनको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है, यहीं से रजिस्टर करना है। वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है। फॉर्म जो है वो 10 जनवरी 2025 को ओपन हो चुका है और 24 जनवरी 2025 को जो है इसका क्लोजिंग डेट होगा। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, एक से ज्यादा पोस्ट के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकता है। कोई भी एक पोस्ट जिसके लिए कि आप एलिजिबल हैं। बाकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ लगेंगे उनकी सारी की सारी लिस्ट यहाँ पे दे दी गई है, अलॉन्ग विद द साइज कि यहाँ इतने साइज से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फी की बात कर लेते हैं कि किन बच्चों के लिए कितनी फी रखी गई है। जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए 1000 रुपए रखे गए हैं। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी के लिए जो है कोई चार्जेस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है एज अ एप्लीकेशन फी। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे देख लीजिए। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 10 जनवरी 2025 से शुरू हो गया है। आखिरी डेट जो है 24 जनवरी 2025 रहने वाला है। सीबीटी एग्जाम जो है टेंटेटिव, यानी कि टेंटेटिव डेट दिया गया है कि हाँ इस डेट को एग्जाम हो सकता है, जो कि है 23 फरवरी 2025। तो 23 फरवरी को जो है ये एग्जाम लिया जा सकता है। अगर इसमें कोई चेंज होता है तो मेक श्योर आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करते रहना है, ताकि जो भी चेंजेस हो उसके बारे में आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये था सारा का सारा डिटेल। उम्मीद करती हूँ कि सारी डिटेल्स को कवर अप कर लिया गया है। जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थे ये रही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, जहां पे आपको विजिट करके सारी डिटेल्स को देखना है। ऑल्दो इनका जो लिंक है ऑफिशियल वेबसाइट का वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ ये मेरी कोशिश आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो एज वेल एज जॉब पोस्ट का अपडेट जो है टाइमली मिलता रहे। और मेरी कोशिश पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।